आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूं। धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में। सनातन पारिस्थितिक तंत्र के साथ मानव सभ्यता के इस एपिसोड के भाग में भागवत पुराण, भविष्यमालिका, संत मावजी महाराज, बाबा वांगा, कुरान और नास्त्रेदमस की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच समानताएं और जुड़ाव को देखते हैं। भागवत पुराण में कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियों के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानिए। हमने जो भी भविष्यवाणियां देखी है, क्या वर्तमान समय में ऐसी स्थितियां बनने की संभावना है या नहीं? इस तथ्य को जानने के लिए यहाँ हमने सभी समान भविष्यवाणियों को एक में संक्षेपित किया है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययनों और रिपोर्ट के साथ इसकी पुष्टि की है। और हम जानेंगे कि किन कारणों से वर्तमान समय में पर्यावरण पहले जैसा नहीं है। खाद्य संसाधनों और जलवायु परिवर्तन की तमाम चुनौतियों के बीच सबसे बेहतर संभावनाएं क्या हैं? कैसे विश्व सामान्य मौसम विनियम ऋतुओं की अनियमितता में संतुलन ला सकते हैं? कौन से तरीके कृषि में बेहतरी ला सकते हैं? हम अन्य ग्रहों को रहने योग्य कैसे बना सकते हैं? बिना खाए और सांस लिए हम कैसे जीवित रह सकते हैं? शून्य से ऊर्जा निर्माण द्वारा हम पानी के भीतर, आकाश, अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर कैसे रह पाएंगे? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पौधों की वृद्धि को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? प्राचीन धर्म और आधुनिक विज्ञान में कंपन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है और कृषि में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? कृषि में किस प्रकार का अनुसंधान एवं विकास हमें हर स्थिति में खाद्य संसाधन उपलब्ध करा सकता है? पौधों को शीघ्रता से उगाने के जादुई तरीके क्या हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? दुनिया भर में बेहतर स्थितियां बनाए रखने में हमारी क्या भूमिकाएं हैं? एक विकसित सभ्यता बनने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना होगा? हमारे विचार, अच्छे निर्णय और सही कदम इस ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के अस्तित्व को कैसे लंबा खींच सकते हैं? तो मूल रूप से इस कार्य में 4 अरब 18 करोड़ 54 लाख और 50,000 के आसपास छिपे हुए छोटे शोध विचार हैं और वे सभी विचार सार्वभौमिक घटकों पर आधारित हैं और अंतिम विकास चरण से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में इसके प्रभाव पर अध्ययन संभव है, लेकिन ऊर्जा के विभिन्न अज्ञात रूपों को समझने के बाद ही हम इसे विनियमित करने में महारत हासिल कर पाएंगे। हर साल लगभग 50 लाख शोध कार्य प्रकाशित होते हैं। उनमें से कई विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जो सरकारी संस्थान, निजी संस्थान और विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद संशोधक छात्रों द्वारा कुछ मौलिक नए कार्य किए जाते हैं, लेकिन शेष कार्य नकल और दोहराव वाले केवल शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। इसलिए यदि हम छात्रों को उच्च दृष्टि से जोड़ते हैं तो छोटे विशिष्ट शोध कार्यों से प्राप्त डेटा भविष्य की कुछ परियोजना के स्तंभ हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्वयं समय और पैसा लगाते हैं और सरकारें भी विद्यार्थी संशोधकों पर खर्च करती हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे कई विचार मौजूद हैं जो दुनिया में मौजूदा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अनुवाद के संबंध में मुझे कुछ गलतियाँ नजर आई हैं, लेकिन कुछ कारणों से मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया है क्योंकि उसका वैज्ञानिक अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह सीरीज नव प्रवर्तन के उद्देश्य से विकसित की गई है, इसलिए कई मामलों में आपको अवैज्ञानिकता महसूस हो सकती है। फिर भी यदि आपको कोई प्रामाणिक त्रुटि मिलती है तो हमें मार्गदर्शन करें, हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे।
सनातन पारिस्थितिक तंत्र के साथ मानव सभ्यता। आइए इस एपिसोड के अंश देखते हैं। पहला, कृषि, खाद्य संसाधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में धार्मिक ग्रंथों और व्यक्तियों की भविष्यवाणियाँ। दूसरा, अनुमानित चुनौतियाँ और उनका स्पष्टीकरण। तीसरा, वैज्ञानिक अध्ययन और वर्तमान स्थितियों के साथ सत्यापन। चौथा, मौजूदा संसाधनों के साथ बेहतर संभावनाएं। पांचवा, संभावनाओं पर काम करने के लिए आधुनिक शोध विचार। छठा, शोधकर्ताओं, व्यक्तियों, निजी संगठनों और सरकारी संगठनों की छोटी भूमिका। पहला, कृषि, खाद्य संसाधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में धार्मिक ग्रंथों और व्यक्तियों की भविष्यवाणियाँ। हम इन भविष्यवाणियों को क्यों ध्यान में ले रहे हैं? क्योंकि ये सभी भविष्यवाणियाँ देवताओं, प्रबुद्ध ऋषिमुनियों, धार्मिक अग्रणी और विद्वानों द्वारा की गई हैं, जिन्होंने ब्रह्मांडीय घटकों के मूल गुणों को समझा था। चलिए भागवत पुराण की भविष्यवाणियाँ देखते हैं, जो भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में है। ये मूल रूप से वेद व्यास द्वारा सुनाई गई थी, जिन्हें महर्षि कृष्ण द्वितीयान नाम से भी जाना जाता है, तथा देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश द्वारा लिखा गया है। इन श्लोकों को कलयुग के लक्षण के रूप में जाना जाता है, परंतु यहाँ हम केवल कृषि क्षेत्र, खाद्य संसाधन, जलवायु परिवर्तन और इन सभी के प्रभावों से संबंधित भविष्यवाणियों पर ही ध्यान देंगे। पहला श्लोक, 12वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 10वां श्लोक। हिंदी अनुवाद। नागरिक ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ से बहुत पीड़ित होंगे। उन्हें झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और भी सताया जाएगा। यहाँ 9 चुनौतियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मूल रूप से प्रकृति और धरती माता के प्रति मनुष्य के अनुशासनहीन कार्य पारिस्थितिक तंत्र को खंडित करते हैं और यह अनियमित मौसम का रूप लेता है, और अंत में मानवीय बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण लोग पीड़ित होते हैं। यही कारण है जिनका प्रभाव श्लोक में वर्णित है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो बार बार घटित होती रहती है। दूसरा श्लोक, 12वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 15वां श्लोक। हिंदी अनुवाद। अधिकांश पौधे और जड़ी बूटियां छोटी होगी और सभी पेड़ बौने समी वृक्षों की तरह दिखाई देंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। आजकल हम बादलों की गड़गड़ाहट देख रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में जो कहा गया है वह अधिक तीव्र है। इसके अलावा मिट्टी अपक्षरण, मिट्टी के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अम्लीय जमाव, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी चुनौतियों से छोटे पौधे, फसल और पेड़ छोटे रह जाते हैं, क्योंकि ये कारक पोषण अवशोषण, जल अवशोषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रतिरोध और प्रतिकूल स्थिति पैदा करते हैं। तीसरा श्लोक, 12वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 9वां श्लोक। हिंदी अनुवाद। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल
और बीज खाने का सहारा लेंगे। सूखे की मार से वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी चुनौतियाँ लंबे समय तक बारिश की कमी के कारण होती है और उसके कारण आर्थिक संकट आता है। बाद में लोगों को उच्च कर और भोजन की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल और बीज खाने लगते हैं और इस तरह यह हो सकता है। संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियाँ। बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज ने विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग भविष्यवाणी की है। पहली, परिये पानी वेसाएगा। हिंदी अनुवाद, परिये में पानी बेचा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिये का अर्थ पत्तियों या कागज से बना बर्तन होता है। आजकल पानी की बोतल और पाउच इसी भविष्यवाणी के समान है। दूसरी, पर्वतगिरी ने पानी होसी। हिंदी अनुवाद, पहाड़ पिघलकर पानी बन जाएंगे। वर्तमान में तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर, बर्फ और हिमपात के पहाड़ पिघलकर पानी बन रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। तीसरी, धरती तो तांबा वर्णी होसी। हिंदी अनुवाद, पृथ्वी तांबे के रंग की हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी कई विनाशकारी स्थितियां हैं जिनमें पृथ्वी की सतह तांबे के रंग में बदल सकती है। भविष्य मालिका। यह किताब 16वीं शताब्दी में संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहली, बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। ये दोनों बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के मामले में संभव है, जिसमें विनाशकारी भूकंप और सुनामी के साथ साथ धुरी भी बदल सकती है। दूसरी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तीसरी, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। पृथ्वी पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 दिनों तक पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। कुरान इस्लाम मजहब की पवित्र पुस्तक है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा शामिल है। उसमें न्याय के दिन के बारे में भविष्यवाणियाँ हैं। पहला संकेत, धुआं। प्राकृतिक आपदाओं या मानव अनुशासनहीनता जैसे कि युद्ध, जंगल में और अन्य स्थानों पर आग लगने के कारण यह हो सकता है। दूसरा संकेत, पश्चिम से सूर्य का उदय। धुरी में परिवर्तन और भूकंप के कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा संकेत, अरब के रेगिस्तान में हरियाली। यह मानवीय प्रयासों से या प्राकृतिक रूप से घटित हो रहा है। इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह घटना आपदा का परिणाम है। नास्ट्रेडमस एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी पर नर पक्षी के बारे में भविष्यवाणी की थी। अगर हम इसमें से चुनौतियां अलग करते हैं तो महंगा खाना, भोजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, शुष्क भूमि, पानी की बाढ़ और समुद्र तल में वृद्धि। आइए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी देखते हैं। वह एक धार्मिक अग्रणी और
एक हर्बल डॉक्टर हैं। 2023 पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा। यदि पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन से संबंधित अन्य भविष्यवक्ता द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार बड़े भौगोलिक परिवर्तन होते हैं तो कक्षा में भी थोड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। अन्य भविष्यवाणियां पिछली भविष्यवाणियों के समान हैं। 2033 ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से विश्व जल स्तर में वृद्धि होगी। 2170 बहुत सूखा। 2201 सूर्य की थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया धीमी होने से तापमान में गिरावट आएगी। 2262 ग्रह धीरे धीरे कक्षाओं में परिवर्तन करेंगे। मंगल ग्रह को धूमकेतु से खतरा होगा। 2130 एलियन सभ्यताओं की मदद से हम पानी के अंदर रहेंगे। दूसरा, सभी चुनौतियां और उसका स्पष्टीकरण। यहाँ हमने सभी भविष्यवाणियों में से खाद्य संसाधन, पृथ्वी की सतह और मौसम की परिस्थितियां से जुड़े वाक्यांश को अलग किया है। चुनौतियों का स्पष्टीकरण। इस अंश में हम समान भविष्यवाणियों को इकट्ठा और सारांशित करेंगे। यह हमें होने की संभावनाओं को दिखाएगा। 2 स्टार पौधे और पेड़ आकार में छोटे हो जाते हैं। 5 स्टार भोजन की कमी और उच्च लागत के कारण लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद और बीज खाने लगते हैं। 2 स्टार बीमारी और गंभीर चिंताएं। 3 स्टार पीने की पानी की कमी और उसकी उच्च लागत के कारण लोग प्यासे रहेंगे। 11 स्टार ग्लोबल वार्मिंग के कारण लंबे समय के लिए बड़े भूमि क्षेत्र सूखे और अनउपजाऊ हो जाएंगे। जैसे जैसे तापमान अधिक होता है समुद्र का स्तर भी बढ़ता जाता है। 8 स्टार ऋतुओं पर कृत्रिम नियंत्रण उसमें अनियमितता के रूप ले लेता है और कहीं कहीं बिजली की आंधी, बाढ़ और हिमयुग की स्थिति के साथ शीत, वायु, हिमपात और वर्षा का कारण भी बनता है। 7 स्टार भौगोलिक परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान, भूकंप और सुनामी आते हैं। 2 स्टार प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय अनुशासनहीन कृत्य के कारण वायु प्रदूषण और धुआं। 3 स्टार कक्षीय परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के साथ बड़ा भौगोलिक परिवर्तन। तीसरा, वैज्ञानिक अध्ययन और वर्तमान स्थितियों के साथ सत्यापन। खाद्य संकट यानी एक समुदाय के पास अपने या अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होने के कारण कुपोषण की उच्च दर स्थिति। शोध पत्र और प्रतिवेदन। अम्ल वर्षा अम्लीय घटकों के साथ वर्षा का कोई भी रूप जैसे कि सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड जो गीले या सूखे के रूप में वातावरण से जमीन पर गिरते हैं। इसमें बारिश, बर्फ, कोहरा, ओले या अम्लीय धूल भी शामिल हो सकते हैं। शोध पत्र और प्रतिवेदन। मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता का अर्थ कृषि प्रौद्योगिकी के विकास को बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्षमता को दर्शाता है। शोध पत्र और प्रतिवेदन।
समुद्र स्तर का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण दुनिया के महासागरों के स्तर में वृद्धि हो रही है। पानी की कमी। पीने लायक मानक पानी की मांग पूरा करने के लिए मीठे पानी के संसाधनों की कमी। शोध पत्र और प्रतिवेदन। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी की सतह और वातावरण के तापमान में वृद्धि। शोध पत्र और प्रतिवेदन। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी हानिकारक रसायन, भौतिक और जैविक द्रव्य द्वारा पर्यावरणीय वायु का प्रदूषण। शोध पत्र और प्रतिवेदन। जलवायु परिवर्तन। तापमान में प्रमुख बदलाव और अनियमित मौसम स्थितियां। शोध पत्र और प्रतिवेदन। भौगोलिक परिवर्तन यानी पृथ्वी की सतह में बड़ा परिवर्तन। ऐसा इन कारणों से हो सकता है। लौकिक कारण, आकाशीय पिंड का टकराना या बहुत पास से गुजरना। भूगर्भीय बदलाव, आंतरिक केंद्रीय घुमाव या गति में बदलाव आना। पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन, मौसम या प्राकृतिक आपदाएं। मानव गतिविधि, विकास की असंतुलित इच्छा या युद्ध के कारण बड़े भौगोलिक परिवर्तन आ सकते हैं। शोध पत्र और प्रतिवेदन। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हमारी ज़रूरतों और गतिविधियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। विनियमन, उत्पादन, वितरण और खपत शामिल है। कारण: पहला, वित्तीय प्रबंधन में त्रुटि। दूसरा, स्वास्थ्य संकट। तीसरा, बुनियादी संसाधनों की कमी। चौथा, युद्ध। पांचवा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। और भी कई कारण आर्थिक संकट ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेहतर संभावनाएं जो हम इन तकनीकों से बना सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मानव सभ्यता और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं? तो हाँ, योजनाबद्ध विचार और उपचार से हम पारिस्थितिकी तंत्र को बचा सकते हैं और मानव सभ्यता को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा, बिजली। चौथा, कंपन। पांचवा, पवित्र लहरें। छठा, उर्वरक। सातवां, प्रकाश। आठवां, वायु आपूर्ति, आर्द्रता और दबाव। नौवां, भौतिक अनुकूलन। 10वां, हार्मोन और अन्य आपूर्ति। 11वां, सहवास। 12वां, गुरुत्वाकर्षण। 13वां, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। 14वां, जीव या पादप की रूपरेखा। 15वां, पारिस्थितिकी तंत्र। ये सभी उपचार अप्राकृतिक लगते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन प्रकाश, तापमान, बिजली, कंपन और विभिन्न आपूर्ति जैसे मिट्टी, हवा और प्राणी प्रकृति का हिस्सा है।
इन्हें सनातन धर्म और अन्य धर्म में देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। और अगर हम पौधों को इनके सही अंश से उपचारित करते हैं तब यह इन्हें भगवान और देवी से जोड़ने जैसा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है जब तक उपचार सही मात्रा में दिया जाए। हमें सटीक माप के साथ काम करना है। पहला, गहन उपचार से पौधों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा, अन्य जानवरों या जीवों को कम से कम शुरुआत में किसी प्रयोग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जब तक कि हमें उपचार की स्थिरता और विश्वसनीयता नहीं मिल जाती। तीसरा, यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद होना चाहिए या कम से कम हानिकारक नहीं होना चाहिए। किसी तरह हमारे अनुशासनहीन कार्यों के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र खंडित हो रहा है। इसलिए प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पटरी पर लाएं, क्योंकि कई प्रकार के जीवन विलुप्त हो रहे हैं और कई खतरे में हैं। अगर हम कार्यवाही नहीं करते तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा जो सीधे तौर पर हमारे शरीर, बुनियादी ज़रूरतों और स्वयं पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार कंप्यूटर, वाहन, हवाई जहाज और जहाज को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनके विभिन्न छोटे पुर्जे जैसे मशीन, मोटर, पहिए, रोबोट, सॉफ्टवेयर, सूचना, अनुकूल वातावरण आदि की आवश्यकता और भूमिका निश्चित समय पर सही मात्रा में होती है, इसी तरह विभिन्न अंग हमारे शरीर के कामकाज में योगदान करते हैं। और इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए विभिन्न वृक्षों, जंतुओं, जलचरों की ऊर्जा, किसी विशेष स्थान पर उपयुक्त तत्व, शून्यता एवं शक्ति तथा इन सभी के संतुलन के साथ साथ विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि हमारे द्वारा कोई असंतुलन पैदा हो गया हो जिसे बचे हुए संसाधनों, भौतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं से संतुलित स्थिति में वापस लाया जा सके तो हमें प्रयास करना चाहिए। यद्यपि प्रकृति स्वयं समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से स्वयं को संतुलित करती है, लेकिन यदि हम इसे ठीक कर लें तो कम जीवों को नुकसान होगा और उन्नत मानव सभ्यता का विकास इतिहास व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी फिर से विकसित सभ्यता बनने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा और अनेक देवी देवताओं, विद्वानों, श्रमिकों और अन्य प्राणियों का योगदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए बेहतर संभावनाओं की दिशा में कदमों को देखते हैं। पहला, सामान्य कृषि। दूसरा, संरक्षित खेती। तीसरा, पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा, रहने योग्य ग्रह। पहला, सामान्य कृषि। आमतौर पर कृषि में हम उर्वरक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हार्मोन, पोटाश और उन्नत मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। गैस, तरल और पाउडर के रूप में अन्य आपूर्ति पर भविष्य में हमें अन्य सभी आवश्यकताओं में महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि प्राचीन काल में पृथ्वी और पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पूरा करने में सक्षम थे। इसलिए पौधे बड़े, तेजी से बढ़ने वाले और लंबे समय तक स्वस्थ रहने वाले थे। इन विषयों पर गहरा अध्ययन उस तरह के पारिस्थितिक तंत्र को फिर से बनाने में मदद कर सकता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, बिजली, कंपन, पवित्र लहरें, भौतिक अनुकूलन, पारिस्थितिकी तंत्र।
और इस दिशा में अनुसंधान और विकास से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे। हर पौधे की प्रजाति और उसकी ज़रूरतों की बेहतर समझ के साथ पूरा प्रोफाइल एक पारिस्थितिकी तंत्र चक्र बनाने में मदद करेगा। विभिन्न आवश्यकताओं और उपचारों से कृषि में क्रांति आएगी। पौधों की वृद्धि और उसके उत्पादन में सुधार किसानों, आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। इस तकनीक को लंबे समय तक चलने योग्य बनाने के लिए हमें विश्व सामान्य मौसम विनियमों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तकनीक हमें मौसम को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, लेकिन किसी तरह यह अन्य स्थानों के लिए हानिकारक और विनाशकारी है। मूल रूप से जब हम अपने लाभ के लिए पर्यावरण के एक विशिष्ट क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं तो यह पृथ्वी के पूर्ण पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय सीमाओं के नियमों का पालन कर रहे हैं। पर्यावरणीय कारक जैसे हवा, तापमान, पानी, आर्द्रता और अन्य वायुमंडलीय घटक किसी भी सीमा से बंधे नहीं हैं। इसलिए जब कोई राष्ट्र अपने लाभ के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय मौसम को बाधित करता है तो यह पूरे विश्व के मौसम स्थिति को प्रभावित करता है और यह कारण बनता है अनियमित मौसम, पानी की बाढ़, तूफान, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का स्तर ऊपर आना और वायु का प्रदूषण। इसलिए विनाशकारी स्थितियों को कम करने, सामान्य कृषि चलाने और परिस्थिति तंत्र को स्थिर रखने के लिए विश्व सामान्य मौसम विनियम विकसित किए जाने चाहिए। दूसरा, संरक्षित खेती। संरक्षित खेती की तकनीक में एक छोटे से बहुस्तरीय प्रणाली क्षेत्र में और नियंत्रित वातावरण के साथ खेती करने का आयोजन किया जाता है। पहला, पौधों को धूप की जगह कृत्रिम रोशनी मिलती है। दूसरा, पानी के साथ पोषाहार की आपूर्ति और आवश्यकता के अनुसार कुछ समय मिट्टी में रखते हैं। तीसरा, नियंत्रित पर्यावरण होता है। चौथा, विभिन्न फसलों की खेती के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं। पांचवा, विशेष पौधों की प्रजातियों की जरूरत के अनुसार अन्य आवश्यकताएं और कार्य। इस दिशा में अनुसंधान एवं विकास कम लागत पर खाद्य संसाधनों को बढ़ा सकती है, लोगों को श्रमिक, व्यवसायी और इंजीनियर के रूप में रोजगार देती है। संरक्षित खेती अपनाने के बाद बुरे मौसम की स्थिति खेती और निरंतर खाद्य उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। मिट्टी के अपक्षरण के माध्यम से खाद की बर्बादी कम हो। कृषि अपशिष्ट प्रदूषकों के कारण समुद्र के जानवरों और पौधों के साथ साथ भूमि के जानवरों, पौधों, पक्षियों और अन्य जीवों की विविधता पर जोखिम कम होगा। संरक्षित खेती की तकनीकें युद्ध क्षेत्र या तीव्र प्राकृतिक आपदा में भोजन का उत्पादन कर सकती है, जहां हम खुले क्षेत्रों में सामान्य कृषि गतिविधि का प्रयोग नहीं कर सकते। आमतौर पर अगर कोई देश पूरी तरह से भूमि आधारित कृषि से पूरी तरह से संरक्षित खेती तकनीकों को अपनाता है तो यह भविष्यवाणियों के अनुसार भोजन की कमी और उच्च खाद्य लागत पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से या औद्योगिकरण के माध्यम से संरक्षित खेती को धैर्यपूर्वक अपनाते हैं तो यह एक सहज परिवर्तन होगा। संरक्षित खेती पर हमारी निर्भरता प्रकृति को खुद को पुनः स्थापित करने का समय देगी। यहाँ तक कि मरुस्थलीय क्षेत्रों का भी खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र।
संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र नियंत्रित इंडोर पारिस्थितिकी तंत्र की एक अवधारणा है जिसका उपयोग बाहरी ऊर्जा स्रोतों के साथ किसी भी तरह के संपर्क के बिना कुछ भोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। मूल रूप से पृथ्वी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतरता बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। प्रकाश के बिना हमारी पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ हमारे पास संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए दो प्रमुख तरीके हैं। प्रथम, न्यूनतम ऊर्जा पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। यह एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है जिसे न्यूनतम मात्रा में बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। यह सूर्य, अन्य तारा, पदार्थ या ऊर्जा का अन्य रूप जैसा कुछ भी हो सकता है। इसके फायदे, इस तकनीक में खाद्य संसाधनों को विकसित करने के लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है और पर्याप्त संसाधनों के साथ इसे समुद्री जल का उपयोग करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। कई देश पहले से ही इस तरह के आवासों की विकसित करने की राह पर है। उदाहरण, क्या हम वर्तमान समय की तकनीक से पानी में रह सकते हैं? तो हाँ। प्रथम, सूर्य के प्रकाश या हवा का उपयोग न्यूनतम ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, तंत्र द्वारा उत्पादित वायु का उपयोग श्वास और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया जा सकता है। चौथा, हाइड्रोजन ईंधन प्रणाली द्वारा एक सक्रिय पूर्ण जैविक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा खाद्य उत्पादन को बनाया जा सकता है। पांचवा, जल स्रोत की आवश्यकता को जल हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली के उत्पादन से पूरा किया जा सकता है। बेशक यह जटिल है, सरल नहीं, जैसा कि 5 पंक्तियों में दिखाया गया है, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। इसमें विभिन्न चक्रीय प्रणाली को इकट्ठा करना होगा और इसका उपयोग पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी किया जा सकता है। फायदे, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के मामलों में यह तकनीक मानव सभ्यता को रहने योग्य स्थानों को विकसित करके और खाना खिला सकती है तथा पृथ्वी के अन्य हिस्सों को प्राकृतिक रूप से सभी विविधता को बहाल करने और पनपने देने का मौका मिलेगा। इस तकनीक से हमारे सौर मंडल के अंतरिक्ष में पौधारोपण आसान हो जाएगा। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि एलियंस की मदद से इंसान पानी के अंदर रह सकेंगे। इसलिए यह संभव है कि हम वास्तव में एलियंस को ढूंढ लेंगे या वे हमें ढूंढ ले। यह संभव है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि में जो देखा वह हमारे द्वारा विकसित रोबोट ही हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह एलियन है। दूसरा, सनातन पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। यह एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो पूरी तरह से मानव निर्मित प्रक्रियाओं, उपकरणों और संसाधनों द्वारा शक्ति प्राप्त करता है और संचालित होता है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो शून्यता से ऊर्जा उत्पन्न करे और न्यूनतम ऊर्जा स्रोत का स्थान ले। यह तब संभव होगा जब हम पदार्थ निर्माण में स्थिरता प्राप्त कर लेंगे और उसे ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शून्यता से पदार्थ के कण बनाए, जैसा बिल्कुल वेदों में लिखा गया है, और यह जूलियन श्रिंगर के सिद्धांत का भी समर्थन करता है, जिसमें कहा गया है कि कुछ नहीं से कुछ बनाया जा सकता है। बाबा वेंगा ने यह भी कहा कि मनुष्य शून्य से शक्ति का निर्माण करने में सक्षम होगा और भविष्य में मानवता अन्य ग्रहों पर होगी। इसलिए मानवता के लिए एक सनातन पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और अंतरताराकीय अंतरिक्ष यात्रा, लंबी अंतरिक्ष मिशनों करने तथा अंतरिक्ष और पानी के नीचे की सभ्यता को विकसित करने के लिए इसका उपयोग करना संभव है। और यहाँ तक कि मानव सभ्यता भी किसी ग्रह की खोज करके बहुग्रहीय हो सकता है। चौथा, दूसरे ग्रह पर मानवता। हमारे विकास की समय रेखा के साथ अन्य ग्रहों पर मानवता के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
लेकिन यहाँ हम देखेंगे रहने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कैसे संभव है। पहला, मंगल, केपलर, अन्य ग्रह, उपग्रह। जैसा कि हम पहले से ही मंगल और अन्य ग्रहों के वातावरण और वायुमंडल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रहने योग्य थोड़ा सा है। न्यूनतम ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र हमारे सौर मंडल में रहने के लिए काफी है, और दूसरी तरफ सनातन पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हमें अंतर तारकीय यात्रा करने में संभव बना सकता है। इसमें वर्षों लग सकते हैं, लेकिन सुसज्जित प्रौद्योगिकी हमारे भौतिक शरीर के साथ अंतर तारकीय और ग्रहों की यात्रा करने का एक तरीका हो सकती है। और मानव सभ्यता मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह के यूरोपा और टाइटन उपग्रह, शनि के एनसेलेडस उपग्रह, शुक्र के ऊपरी वायुमंडल और केपलर ग्रह पर रह सकती है। दूसरा, रहने योग्य ग्रह के लिए आकाशीय पिंडों का टकराव। मान लीजिए हम एक सौर मंडल खोजते हैं जहां उपयुक्त सूर्य या तारा है, और अंतरिक्ष में एक अच्छी स्थिति में जहां अन्य खगोलीय पिंडों, आकाशगंगाओं या ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। यदि दोनों ग्रह की कक्षाएं एक दूसरे के निकट हो और उनमें से यदि एक ग्रह में मनुष्य, पारिस्थितिक तंत्र और अन्य जीवों के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन पानी नहीं होता, और दूसरी तरफ दूसरा ग्रह पानी और पानी के बादल से भरा है, जो पहले ग्रह की पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, तो अब इस स्थिति में इन दोनों आकाशीय ग्रहों के बीच उचित टकराव से रहने योग्य ग्रह का निर्माण किया जा सकता है। विभिन्न पहलुओं में सफल स्थिरता प्राप्त करने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो यह मनुष्य या रोबोट या हमारे द्वारा बनाए गए पशु जीवों का घर होगा। क्या वर्तमान तकनीक से कक्षा को बदलना और आकाशीय पिंडों का आपस में टकराव किया जा सकता है? जी हाँ, हाल ही में नासा ने डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन आयोजित किया था, जिसमें वे एक डीमॉर्फोस नामक क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान से टकराव किया, और परिणाम स्वरूप उसकी कक्षा 32 मिनट छोटी हो गई। यह तकनीक पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए विकसित की गई है। यदि कोई क्षुद्र ग्रह आता है तो भारी अंतरिक्ष यान से टकराने से क्षुद्र ग्रह अपनी दिशा को अंतरिक्ष या अन्य ग्रह की ओर पुनः निर्देशित कर लेगा और पृथ्वी पे नहीं गिरेगा। लेकिन इस तकनीक का उपयोग किसी ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए आकाशीय पिंडों में टकराव के लिए भी किया जा सकता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वज देवताओं ने पवित्र गंगा को धरती पर लाने के लिए और डायनासोर की समय रेखा में इसे रहने योग्य ग्रह बनाने के लिए इसी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा और भी ऐसी तकनीकें होगी जो सार्वभौमिक मूलभूत घटकों के आधार पर काम करेगी। तीसरा, रहने योग्य लौकिक निर्माण। क्या मानव सभ्यता ब्रह्मांड के निर्माण की गवाह बनेगी? जैसा कि हमने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के पदार्थ निर्माण कार्य को देखा, लेकिन फिर भी यह एक आकस्मिक परिणाम था जिसमें स्थिरता का कोई मापदंड नहीं था। इसलिए भले ही हमें पदार्थ बनाने की विधि मिल गई हो, लेकिन ब्रह्मांडीय निर्माण के मामले में स्थिरता को लेकर कई सवाल और संभावनाएं हैं, क्योंकि अवलोकन और नियंत्रित स्थिरता के मापदंडों के बिना यह ब्लैक होल, वार्म होल, गैलेक्सी के अनिर्दिष्ट आकार और घटकों के असंतुलित निर्माण कर सकता है, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के लिए खतरनाक है। अतः सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक की स्थिरता नियंत्रण में होनी चाहिए, जो वर्तमान विकसित तकनीकी से बहुत दूर है। इसलिए हम नहीं जानते कि हम आकाशगंगा बनाते हैं या यह प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार ऐसा होगा और अंतरिक्ष सभ्यता सृष्टि की साक्षी होगी और वे फिर से ग्रह पर पनपेंगे।
इसलिए हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तब तक हमें शोध कार्य की वर्तमान संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बनाए गए सौरमंडल में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रत्यारोपित करने के लिए हमारे पास जीवों की एक पूरी रूपरेखा होनी चाहिए, जो हर प्रजाति की आवश्यक विकासात्मक सामग्री हो और हमें परस्पर क्रिया करने, टेलीपोर्ट करने या परिवहन करने और लौकिक निर्माण की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए मौलिक ऊर्जा पर आधारित तकनीक की आवश्यकता होगी। पांचवा, मनुष्य बिना अन्न के, यौगिक और तांत्रिक क्रिया। यौगिक और तांत्रिक क्रिया एक प्रकार की प्राचीन तकनीक है। हाल ही के वर्षों में इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन इसके लिए निर्दिष्ट क्रिया के साथ लंबी उम्र और मानसिक अनुशासन के साथ साथ शारीरिक अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इन तकनीकों में महारत हासिल करना और सामान्य जीवन जीना संभव नहीं है, परंतु यहाँ एक वैचारिक तकनीक है जो हमें भोजन के बिना सामान्य जीवन जीने की क्षमता दे सकती है। टेक न्यूट्रिएंट, यह निश्चित रूप से एक नया शब्द है जिसका अर्थ है जीवों के पोषण का संकलन, संग्रह और आपूर्ति की प्रक्रिया। पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों पर स्थितियों के मामले में अगर मनुष्य को सांस लेने योग्य हवा की कमी, खाने योग्य भोजन की कमी और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की तकनीक इंसानों को जीवित रखने में सक्षम बना सकती है। जैसा कि गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे न तो नाक से सांस लेते हैं और न ही खाने पीने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। गर्भनाल के माध्यम से पोषण, पानी और ऑक्सीजन की हर आवश्यकता की आपूर्ति की जाती है। इसलिए भोजन के बिना जीने का रास्ता गर्भनाल के माध्यम से पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति से संभव है। पानी की आपूर्ति भी की जा सकती है यदि आवश्यक हो, लेकिन पाचन क्रिया को सक्रिय रखने के लिए सिस्टम का अपने न्यूनतम स्तर पर प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। यह पूरे जीवन के लिए असंभव लगता है, लेकिन ऑक्सीजन और पौष्टिक तरल के छोटे से डिब्बों को एक कृत्रिम गर्भनाल से जोड़कर यह संभव है। हसेम अल कायली द्वारा एक्टोलाइफ की परियोजना के तहत वैज्ञानिक पहले से ही कृत्रिम गर्भ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में मनुष्य भोजन और सांस लेने वाली हवा के बिना रह सकेंगे, और अगर ऐसा होता है तो यह लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए एक अव्यक्त चैम्बर विकसित करने का दरवाजा भी खुल जाएगा। विकास के कदम, वर्तमान विषय से संबंधित प्रमुख कार्य। पहला, पोषण के संसाधनों जैसे जलीय क्षेत्रों, भूमिय क्षेत्रों या पुनः चक्रण सामग्री को खोदने की आवश्यकता है। दूसरा, पोषण को शरीर के अनुकूल रूप में बदलना और संग्रहित करना। तीसरा, कृत्रिम गर्भनाल आपूर्ति तंत्र। चौथा, मानव शरीर की मौलिक प्रणाली को संतुलित करना। चर्चा करने के लिए कई पहलू हैं, लेकिन यहाँ हमने केवल वर्तमान विषय से संबंधित चीजों को शामिल किया है। मेरे अध्ययन के अनुसार यदि विकास क्रम इसी तरह बना रहा तो पृथ्वी के आने वाले परिवर्तनों और समस्याओं में मनुष्य और सभी जीवों का जीवन आसान हो जाएगा। विभिन्न तकनीकों की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको उन मूलभूत प्रक्रिया को दिखाना चाहता हूँ जिसका अनुसरण पौधों सहित हर जीव करता है। आइए इसे वनस्पति विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। पहला, अवशोषण। मिट्टी, हवा, वायु, प्रकाश और पानी का अवशोषण से पोषण। दूसरा, परिवहन। जाइलम, फ्लोएम और छिद्रों के माध्यम से पोषण, वायु और पानी का परिवहन। तीसरा, परिवर्तन।
विभिन्न रूपों में ऊर्जा प्राप्त या मुक्त करके सभी अणु का एक से दूसरे में परिवर्तन। चौथा, मुक्ति। अणुओं की पौधे से मुक्ति या पौधे से पौधे के हिस्से के रूप में मुक्ति। लगभग सभी पौधे और जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए इन मूलभूत प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। सभी उपचार इन मूलभूत प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और अंत में ये उपचार विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की वृद्धि और विकास होता है। एक निश्चित स्तर पर उनकी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो यहाँ हम विभिन्न उपचारों और कार्यविधि संबंधी शोध विषय देखेंगे। पहला, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यह तकनीक पहले से ही प्रयोग में है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों का उत्पादन करती है। संकर पौधों के रूप में जाना जाता है। यहाँ सबसे सरल उदाहरण है, मान लीजिए एक कार निर्माता कंपनी का एक कार ग्राहक कार में हेडलैम्प की स्थिति से संबंधित सुझाव देता है। इस मामले में कार इंजीनियर कार के ब्लूप्रिंट में हेडलैम्प की स्थिति पर संशोधन करेगा। इसके बाद कंपनी ग्राहकों के लिए बदलाव के साथ नई कारों का उत्पादन करेगी। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब किसान पौधों में उच्च उत्पादन या फलों या फूलों में किसी भी बदलाव की मांग करता है, तो इस मामले में एक जेनेटिक इंजीनियर पौधे के जीन या डीएनए में बदलाव करेगा, जो मूल रूप से पौधों का एक खाका है, बस कारों की तरह, और इस तरह नए प्रकार के पौधे तैयार होंगे। आइए इस प्रक्रिया को सबसे सरल उदाहरण से समझते हैं। जीन पौधों के कोष केंद्र की डीएनए सामग्री है, जहाँ से पौधे हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि पौधों की ऊंचाई, जड़ों की गहराई, शाखा का आकार, कौन सी मौसम में बढ़ने वाला है, पर्यावरण अनुकूलन और आवास, तरह तरह के फल, पत्तियाँ, फूल का रंग, कद, आकार, स्वाद, ये सब और बहुत सी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदली जा सकती हैं और सीधा डीएनए ऐसा दिखता है। अब एटीजीसी या इसके नाम से भ्रमित न हो, बस इसे सभी जैविक सूचनाओं की सार्वभौमिक भाषा के रूप में देखें। आनुवंशिक जानकारी इस तरह दिखती है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल सरल है, बस लक्षित जानकारी की जगह को बदलना। लेकिन यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसे अभ्यास से बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों पूरे पौधे की प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं चयापचय, जीन अभिव्यक्ति, और यह विभिन्न जीवों, अणुओं या अन्य कार्बनिक पदार्थों को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चुंबकीय क्षेत्रों को बायोफील्ड के रूप में जाना जाता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरह पौधे का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ सूर्य का प्रकाश कुछ और नहीं बल्कि सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो पौधों के साथ साथ पृथ्वी सहित सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। दुनिया भर में ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की है। तो आइए इस विचार के संबंध में शोध की संभावनाएं देखें। चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी तीव्रता विभिन्न पौधों के जीवन के चरणों में उसके लिए सही है। जैसे अंकुरण अवस्था के लिए कौन सी तीव्रता सही है, फूलों की अवस्था के लिए कौन सी तीव्रता सही है, फल लगने की अवस्था के लिए कौन सी तीव्रता सही है,
या अन्य विकासात्मक मापदंडों के लिए कौन सी तीव्रता सही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रयोग केवल एक पौधे पर 4 बार से अधिक किया जा सकता है और हमारे पास दुनिया भर के लाखों प्रजातियां हैं। 3. बिजली। यह एक बहुत ही रोचक तकनीक है। क्या आपने कभी सुना है कि बिजली पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है? हमारे पास रसायनों, खाद और हार्मोन के अलावा पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के तरीके होने चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों में रसायनों, उर्वरकों और हार्मोन का उत्पादन प्रारंभिक स्तर पर कठिन है और पृथ्वी से आपूर्ति भी आसान नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा के माध्यम से हम प्रकाश, बिजली, तापमान, कंपन और चुंबकत्व का उपयोग कर सकते हैं। पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें केवल पोषण चक्र, वातावरण और अनुकूलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि के साथ मैंने घर पर कई प्रयोग किए हैं और उनमें से एक को हमने आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया जो कॉलेज में किया गया था। उस शोध में हमने पाया कि 3 वोल्ट और 4 वोल्ट से उपचारित पौधों ने सबसे अधिक अच्छे परिणाम दिखाए। तो बात यह है कि जब हम बिजली की सही तीव्रता के साथ उपचार करते हैं तो यह संयंत्र में प्रणाली को सक्षम और बढ़ाता है। यह अंकुरण अवस्था में जल अवशोषण दर को बढ़ाता है। यह मिट्टी या पोषक पानी को भी चार्ज करता है जहां पौधे उगते हैं। यह उपचार पूरे पौधे के जीवन चक्र में दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि बिजली पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है उसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी ने कहीं न कहीं अनुभव किया या देखा होगा कि बिजली हर जीवित प्राणी का हिस्सा है। बिजली की उच्च मात्रा मिट्टी में महत्वपूर्ण जीवों को मार सकती है, इसलिए उसकी मात्रा संतुलन में होनी चाहिए। 4. कंपन। ब्रह्मांड कंपायमान है। यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंपन जीवंत जीवों और निर्जीव जीवों और यहाँ तक कि गैर दृश्यमान चीज़ों सहित अपने स्वयं के अस्तित्व में भी एक अनमोल भूमिका निभाता है। हमारे पूर्वजों ने संगीत और मंत्रों के रूप में कंपन को महत्व दिया है और ज्योमिति और चेतना के साथ कंपन के संबंध को समझा, जो आज भी संस्कृति में देखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिकांश कार्यात्मक उपकरण कंपन पर आधारित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग कृषि में भी किया जा सकता है, क्योंकि कंपन का प्रभाव चयापचय, अन्य प्रणालियां जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, ऊर्जा प्रवाह और जीन अभिव्यक्ति तथा मिट्टी और पानी को भी प्रभावित करता है, जो बाद में पौधों की वृद्धि पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव छोड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति एक विशिष्ट और स्पष्ट ज्योमिति का निर्माण करती है, जिसे साइमेटिक्स रूप में पढ़ा जाता है। इसी तरह फलों और सब्जियों की एक विशिष्ट ज्योमिति होती है, जिसे हमें टमाटर, भिंडी और फूल में भी आसानी से देख सकते हैं। यह चीज़ हमारे पौधों में पाई जाती है। यह जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पौधों के विभिन्न भागों को विकसित करने के लिए एक निश्चित समय पर खुद को अभिव्यक्त करती है। यह संभव है कि डीएनए एक निश्चित आवृत्ति पर अभिव्यक्त होता है और यही कारण है कि पौधा खुद को अभिव्यक्त करके पत्तियां, शाखाओं, जड़ों, फलों, फूलों और अन्य भागों का निर्माण करता है। यदि हमें अभिव्यक्ति के इस तरीके की इन सभी विशिष्ट आवृत्तियों का खोजने का कोई तरीका मिल जाए तो शायद जीवन के एक विशिष्ट चरण में एक निश्चित तरीके से हम कंपन द्वारा पौधे के विकास को निर्देशित कर सकते हैं। अनुसंधान में आप उपचार के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्वनि, आवाज, प्रयोगशाला उपकरण या कृत्रिम ध्वनि और प्राकृतिक ध्वनि। यदि आपके पास उन्नत उपकरण हो तो आपको अनुनाद, आवृत्ति,
तरंग लंबाई और जो भी मापदंडों का आप उपयोग कर सकते हैं उसका डेटा रखना चाहिए। हम यह भी अध्ययन कर सकते हैं कि यह उपचार बड़े पैमाने पर खेतों के साथ साथ संरक्षित तकनीकी और आधुनिक ऊर्ध्वाधर खेती के साथ अनुकूलता में कैसे किया जा सकता है। पांचवा, पवित्र तरंग। पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की ऊर्जा मौजूद है जो समय से परे है, जो अलग अलग रूपों में इसके होने का प्रमाण देती आई है। विज्ञान के पास उसके अस्तित्व के प्रमाण हैं, लेकिन इसे मापने के लिए कोई उपकरण नहीं है। प्रत्येक जीवित जीव प्रकाश की गति से ऊर्जा का संचार करता है। वैज्ञानिक रूप से यह देखा गया कि सकारात्मक इरादों और भावनाओं के साथ उपचार किए गए पौधे का विकास अधिक हुआ। इस ऊर्जा को मापने के लिए कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति दुनिया भर में विभिन्न शोध विधियों द्वारा देखी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे एक तकनीक रूप में देखते हैं या नहीं, लेकिन वास्तव में यह मायने रखता है कि पौधों की वृद्धि पर इसका प्रभाव देखा गया है। मेरे अध्ययन के अनुसार हमारी बनावट के बुनियादी घटक इस घटना के पीछे का कारण है, क्योंकि किसी न किसी तरह हम लगातार प्रकृति के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में जब भी हम पौधों पर उपचार करते हैं तो हमें प्रणाली को अपने हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए। छठा, खाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सरल उपचार है। खाद के सभी अणुओं में मौजूद विशेष तत्वों और उनके बंध के अनुसार विशिष्ट क्षमता होती है। खाद विशेष मिट्टी या खेत में पोषण की कमी को पूरा करता है, इसलिए पौधे आसानी से बढ़ते हैं। मर्यादा में इस्तेमाल फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक उपयोग पौधे, मनुष्य, भूमि, पशु पक्षी और समुद्री जानवरों के लिए हानिकारक है। सातवां, प्रकाश सभी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर 99.99% पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे रासायनिक ऊर्जा उत्पादक ग्लूकोज के लिए प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। आमतौर पर पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दृश्यमान प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह 7 अलग अलग रंगों से बना होता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल और नीले रंग का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ में वे बैंगनी रंग बनाते हैं जो ज़्यादातर इंडोर खेती में उपयोग किया जाता है। मूल रूप से ब्लू रेंज और रेड रेंज प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वोत्तम है। व्यापक रूप से इसका उपयोग इंडोर तकनीक में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, जिसे संरक्षित खेती के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों के मामले में यह तकनीक कृत्रिम प्रकाश के रूप में प्राकृतिक प्रकाश की जगह ले सकती है। विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुसंधान। प्रत्येक विकासात्मक चरण एक निश्चित भिन्न प्रकाश तीव्रता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जैसे कि पौधे की प्रारंभिक विकासात्मक अवस्था, फूल आना, फल और अन्य। आठवां, वायु आपूर्ति, आर्द्रता, तापमान और दबाव। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए हवा महत्वपूर्ण है। पौधा श्वसन के लिए वायु का उपयोग करता है, लेकिन यहाँ आर्द्रता यानी हवा में पानी की मात्रा, हवा की गुणवत्ता यानी हवा में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर गुणवत्ता। अनुकूल दबाव, पौधे पर हवा का दबाव विकास को प्रभावित करता है, और इस तरह आसपास का तापमान भी असर डालता है। विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुसंधान। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वायु अणु और उसकी सांद्रता संतुलन पर भी अभ्यास किया जा सकता है। 9वां, भौतिक अनुकूलन।
आपने देखा होगा कि कुछ पौधे प्रकाश स्रोत तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे हो जाते हैं। वह हम डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं कि घने जंगलों में पेड़ और घास सामान्य से अधिक लंबे होते हैं। इन गुणों का उपयोग करके हम पौधे को लंबे होने के लिए एक विशेष स्थिति विकसित कर सकते हैं। पौधे का खिंचाव। मान लीजिए कि हमें विशेष पौधे की लंबी लकड़ी की ज़रूरत है, लेकिन पौधा अक्सर एक निश्चित ऊंचाई के बाद शाखाओं का उत्पादन शुरू कर देता है। ऐसे में अगर हम पाइप जैसी संरचना का प्रयोग करते हैं और मुख्य प्रकांड को दोनों तरफ से ढांक लेते हैं, तो प्रकांड की शाखा का विकास नहीं होगा या कम होगा और प्रकाश शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेगा। शाखाओं को काटना कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ हम शाखा को बिना काटे और बिना चोट पहुँचाए प्रकांड को लंबा कर सकते हैं। इस तरह के अभ्यास से हमें पहला, सामान्य से अधिक लंबी लकड़ी मिलेगी। दूसरा, कम क्षेत्र में अधिक लकड़ी मिलेगी। तीसरा, पेड़ों को बचाया जा सकता है। एक पेड़ 2 पेड़ों की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। पौधे को आकार देना। लोग फलों को एक खास आकार में रखकर अलग अलग आकार में फल बनाते हैं। इसी तरह हम उनकी वृद्धि और विकास को निर्देशित कर सकते हैं और यह लकड़ी की बर्बादी को कम करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कला में बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए अगर हम पौधे की लकड़ी को मूल आकार के अनुसार आकार देते हैं तो लकड़ी की बर्बादी कम करने का एक अच्छा तरीका होगा। 10वां, हार्मोन और अन्य आपूर्ति। हार्मोन और अन्य आपूर्ति जैसे कीटनाशक, तरल पदार्थ, पाउडर और गैस मूल रूप से ये पूरक अनिवार्य नहीं है, लेकिन निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इस तरह आवश्यकता होने पर पौधों को सही संसाधनों के साथ इलाज किया जा सकता है। 11वां, सह-अस्तित्व सहजीवन। जीव एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, जैसे कि कीड़े, जानवर, पक्षी, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया और अन्य जीव। ये सभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम अध्ययन कर सकते हैं और हर जानवर का प्रोफाइल बना सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में उसके योगदान से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए कौन से जीव अनिवार्य हैं और कौन से वैकल्पिक हैं। पहला, कई शोध अध्ययनों से पता चलता है कि जब बीज विशिष्ट जानवरों, पक्षियों या जीवों के पाचन मार्ग से गुजरते हैं तो अंकुरण में सुधार होता है। दूसरा, कभी कभी शैवाल, जीवाणु और कवक पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे नाइट्रोजन, सांकेतिक संचार और पोषण विनियम आदि। तीसरा, कुछ जीव चीज़ों को एक से दूसरे में बदलने में भूमिका निभाते हैं, ताकि कुछ विशिष्ट अणु के क्षय, टूटने और आणविक संरचना को उपयोग करने योग्य अवस्था में बदल सकें। चौथा, इसी तरह के कई फसलों और पौधे के कई उदाहरण हैं। उनके कार्यों और गुणों का अध्ययन करने से हमें कम प्रयासों के साथ पूर्ण चक्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद मिल सकती है। 12वां, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जड़ और अंकुर को दिशा देता है। यह प्रकाश तक पहुँचने तक अंकुर का मार्गदर्शन करता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बीज नीचे की ओर बढ़ सकते हैं और कभी भी मिट्टी के ऊपर नहीं आ पाते। जरा सोचिए, भूमिगत बीज के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के कारण कई महत्वपूर्ण गैस जमीन के पास रहती है, जो सभी पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी पृथ्वी का वातावरण अपनी जगह पर नहीं रहेगा। पौधे के जीवन चक्र में गुरुत्वाकर्षण की एक छोटी सी भूमिका होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से
गुरुत्वाकर्षण के बिना पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। शोध विचार। किस पौधे को गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है? अंतरिक्ष में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण और उनकी तीव्रता। गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति, अन्य ग्रह और अनुकूलनीय तीव्रता। 13वां वृक्षारोपण मंच। वृक्षारोपण मंच एक प्रकार का कृत्रिम खेत है। अब तक हम संरक्षित खेती के द्वारा सिर्फ सब्जियां उगाई जाती थी, लेकिन खाद्य संसाधनों के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने और उपयोग करने के लिए हमें फसली पौधों के लिए एक मंच विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आमतौर पर इसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। प्लेटफॉर्म इंजीनियर और जेनेटिक इंजीनियर इस समस्या को हल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म इंजीनियर हमें गेहूं, चना, मक्का और अन्य अनाज जैसे फसलों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जिन्हें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। और इस स्थिति में कृषि प्लेटफॉर्म इंजीनियर विभिन्न प्रजातियों के लिए प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं, जो संरक्षित खेती में फसलों की खेती को सक्षम बनाएंगे। फसल प्रजाति के लिए मंच विकसित करते समय पौधे के आकार, संरचना, ऊंचाई, वजन, आसान खेती, एक आसान सिंचाई प्रणाली, आसान कटाई की सुविधा और कम क्षेत्र के संबंध में ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पौधों में बदलाव कर सकते हैं। 14वां जीव और पादप प्रोफाइल। पौधे की प्रोफाइल किसी भी शोध या सामान्य कार्य के साथ साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण और उपयोगी डेटा स्रोत है। एक पौधे या जीव का प्रोफाइल उसकी संरचना, प्रकृति, आवास, आकार, ऊंचाई, वजन, जीन डेटा, जीन सामग्री, सह अस्तित्व और सहजीवन के बारे में सभी डेटा एकत्र करने का विचार है। और यदि कोई हो तो पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका। पोषण, वायु, पर्यावरण, तापमान, मिट्टी, पानी और हवा का अनुकूलन डेटा। उपचार डेटा जैसे प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र, बिजली, गुरुत्वाकर्षण भूमिका, पवित्र तरंगे, उर्वरक, हार्मोन और किसी अन्य प्रकार का उपचार। संपूर्ण पौधे की सामग्री जैसे बीज, फूल, फल, पत्ते, थड़ और जड़ें। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए डेटा की इस मात्रा की आवश्यकता है। जब हम खेल के पात्र या आभासी दुनिया बनाते हैं तो हमें बिना त्रुटि के सुचारू रूप से काम करने के लिए हर चीज के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक पूर्ण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए हमें जितना संभव हो सके डेटा की आवश्यकता होती है, ताकि हम अधिकतम संभावनाओं और परिणामों की जांच कर सकें। 15वां पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है। जैसा कि डॉक्टर तब तक एक चलती कार विकसित नहीं कर सकता जब तक कि वह पूरे कार घटकों को नहीं समझता। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष और सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारे सौर मंडल से निकले हुए आकाशीय पिंड भी हमारे जीवन और मौसम आदि को प्रभावित करते हैं। इसलिए सभी डेटा को इकट्ठा करना और संग्रहित करना सार्वभौमिक ज्ञान के महासागर से पानी के गिलास के समान है। तो क्या हमें पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का विचार छोड़ देना चाहिए? नहीं। जैसे माता पिता बच्चों को बिना सपोर्टिंग व्हील वाली साइकिल तब तक नहीं देते जब तक कि वे सुनिश्चित नहीं कर लेते कि बच्चा साइकिल संभालने में सक्षम है, उसी तरह भगवान या ब्रह्मांड हमें ब्रह्मांडीय रचना के बारे में मार्गदर्शन करेंगे जब हम उसके लिए सक्षम बनेंगे। बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ता और सनातन धर्म के शास्त्रों द्वारा
अन्य ग्रहों पर मानवता के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। अब हमारे पास 3 प्रमुख संभावनाएं हैं। पहला, सनातन मानव सभ्यता बने रहे। सनातन धर्म के शास्त्रों, प्राचीन पौराणिक कथाओं, गुफाओं की नक्काशी और चित्रों में लिखे अनुसार हमारे पूर्वजों ने यही तरीका अपनाया जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। एक ऐसी सभ्यता, पहला, जो पारिस्थितिकी तंत्र और सभी जरूरतों के साथ शांति में हो। दूसरा, जनसंख्या के कारण जगह की कमी के मामले में अंतरिक्ष सभ्यता और अतिरिक्त ग्रह। 3, सभी युगों के ज्ञान का उपयोग करके सभी चुनौतियों का सतत समाधान करना। दूसरा, बड़े पैमाने पर विनाश के गवाह। सामूहिक विनाश के कारण कुछ भी हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप और अनियमित और तीव्र मौसम की स्थिति, देशों के अंतर संबंध और प्रभुत्व की दौड़ के कारण विश्व युद्ध। ऐसे में पहला, बड़े पैमाने पर विनाश से बड़ी संख्या में आबादी कम हो जाती है और लोग लंबी दूरी पर रहने लगेंगे। दूसरा, वे अपने नियमों और विनियमों के साथ रहने लगते हैं और नए धर्म बनाते हैं। तीसरा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वे साथ साथ रहने लगेंगे और फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा, फिर से सनातन सभ्यता या सामूहिक विनाश या पाशविक जीवन बनने के विकल्प होंगे। पांचवा, यदि वे लगातार विनाश को चुनते हैं तो पृथ्वी और सौर मंडल के अस्तित्व तक चक्रीय संभावनाएं हैं। तीसरा, पशुवत जीवन। यह धर्म, शिक्षा, विकास, नियम और विनियम के बिना जीवन है। बस जो मन में आता है वह करो। इस तरह की सभ्यता डायनासोर की तरह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि संकटों का प्रबंधन कैसे किया जाए। आपदा के समय निपटने के लिए तरीके, विदेशी हमले या अन्य शांतिपूर्ण जीवन नियम और धर्म का न होना। हम नहीं जानते कि मानव सभ्यता को सनातन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में कितना समय लगेगा। यह रुचि की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसलिए जितना अधिक शोधकर्ता, व्यक्ति, संगठन और सरकार कार्यवाही करेंगे, यह उतना ही जल्द होगा। चरण 1, वास्तविक शोधकर्ताओं का उदय। वास्तविक शोधकर्ताओं का उदय मानव जाति की अवधि है, जब शोधकर्ता वास्तव में दुनिया में योगदान देने में रुचि लेते हैं। कार्यवाही, समय निकाले और कुछ नया प्राप्त करने के इरादे से काम करें। पहले प्रकाशित करने या केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं। एक नया विषय चुनें, संदर्भ न मिलने के डर को हरा दें। लेखन की पुनरावृत्ति से बचें, क्योंकि कई नई चीज़ों के कारण चुनौतियाँ और समस्याएं अस्तित्व में आई हैं। इसलिए समाधान भी नई चीज़ों को इकट्ठा करने से ही मिलेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण और यह शोधकर्ता की जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं और उनमें से अधिकांश अज्ञात हैं। और यदि हम इस संख्या को विभिन्न चर्चित विचारों के साथ गुणा करते हैं तो नए विचारों की संख्या लगभग 4 अरब 18 करोड़ 54 लाख 50 हजार है।
जो अभिनव शोध कार्य हैं। अतः इस दिशा में 4,18,54,50,000 शोध पत्रों के आंकड़े प्राप्त करने से मानव को ब्रह्मांडीय निर्माण पर स्थिरता प्राप्त करने और मानव सभ्यता के लिए रहने योग्य ग्रह विकसित करने में मदद मिलेगी। मेरी गणना के अनुसार हमारे पास 93,36,000 मूल शोध कार्य हैं। दूसरा चरण, डेटा सफाई। क्षेत्र के विशेषज्ञ तथ्यात्मक डेटा निकालते हैं और उसे उपयोगी तरीके से व्यवस्थित करते हैं। कार्यवाही: पहला, त्रुटि में सुधार के द्वारा प्रामाणिक सटीकता। दूसरा, डुप्लीकेट, अधूरा और फर्जी काम से डेटा निकालना। तीसरा चरण, पृथ्वीवासी का कार्यान्वयन और समृद्धि। डेटा सटीकता वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन के लिए एक खाका बनाने में सक्षम बनाती है और ये कार्यान्वयन पृथ्वी के फलने फूलने की कुंजी बन जाएंगे। यहाँ पृथ्वीवासी का अर्थ है पशु, पक्षीय, जलीय जीवन, पौधों की प्रजाति और मनुष्य सहित सभी जीव। कार्य: स्थायी ऊर्जा स्रोतों के साथ पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की दिशा में व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों की सक्रिय कार्य दिशाएं। चौथा चरण, पृथ्वी पर पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सभ्यता। ऊर्जा के न्यूनतम स्रोत के साथ पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। पहला, पानी के नीचे की सभ्यता। दूसरा, अनुकूली मरुस्थलीय सभ्यता। कार्यवाही: न्यूनतम ऊर्जा स्रोत, स्थायी ऊर्जा स्रोत और एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन। पांचवा चरण, सनातन पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र। न्यूनतम ऊर्जा के स्थान को ब्रह्मांड के शून्य घटक से ऊर्जा उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और एक शाश्वत पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित और बनाए रखा जाएगा। इसी उपलब्धि के साथ दो प्रमुख संभावनाएं हैं। पहली, अंतरिक्ष सभ्यता। दूसरा, भौतिक शरीर के साथ अंतर तारा की यह यात्रा। कार्यवाही: ऊर्जा स्रोत के रूप में शून्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में स्थिरता। छठवां चरण, अतिरिक्त ग्रहों और अंतरिक्ष सभ्यता। हम मनुष्य किसी भी सुरक्षित सौर प्रणाली के अनुकूली आकाशीय पिंडों पर प्रोफाइल डेटा और उसकी सामग्री के साथ विभिन्न उच्च उन्नत प्रौद्योगिकी और एक रणनीतिक पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करके एक रहने योग्य ग्रह विकसित करने में सक्षम होंगे। कार्यवाही: रहने योग्य लौकिक निर्माण में विशेषज्ञता और स्थिरता। क्या हमें इसे जल्दी करना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे पर दबाव डालना चाहिए? मैं कहूँगा, इसे शांति और आसानी से करें। किसी को दोष देने या किसी को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े करो और वह करो जो तुम आसानी से कर सकते हो। हमारी भूमिकाएं: दुनिया भर के सरकारी संगठन अनुसंधान डेटा और खोजों के अनुसार कानूनों और विनियमों को विकसित करते हैं और अन्य संगठन साथ ही नागरिक इसके समय समय पर अद्यतनों का पालन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हो, साझा करें और बेहतर संभावनाओं के बारे में सोचें तो आने वाली पीढ़ियां धरती माँ का एक बेहतर स्वरूप देख सकेंगी। यदि आप एक शोधकर्ता नहीं हैं तो यहाँ आप ये कर सकते हैं। एक, शोधकर्ता के साथ साझा करें। दूसरा, विषय में रुचि रखने वाले लोगों के साथ साझा करें। तीसरा, उन लोगों के साथ साझा करें जो नए विचारों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। चौथा, जो लोग इस दिशा में काम करना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर करें। हमारे पास धर्म,
विज्ञान और तकनीकी में बहुत ज्ञान है, तो आइए इसका अनुसरण करें और उसका उपयोग करें। Subscribe to see more videos like this.